बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट में खुशामदीद। आज बात करेंगे चीफ जस्टिस की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तमाम जजेस इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने पहले रोज में सुप्रीम कोर्ट में 30 मुकदमात की समाअत की और 30 में से 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। और दूसरी जानिब मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम, हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। पार्लिमानी जराये के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए, जबकि इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी भी होगी। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हुकूमती जराये के मुताबिक 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। यह तरमीम तमाम जमातों के इत्तेफाक के राय से लाई जाएगी, यह कहा जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम बारे सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे। हम अदलिया से दरखास्त करते आ रहे थे कि आप एक्शन ले लें। अगर पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो माइनॉरिटी वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। हमें चीफ जस्टिस से कोई एतराज नहीं है। हमने हमेशा सारे जजेस से कहा है कि हमारे हैं और चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। हमारा मौकिफ यही था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। और दूसरी जानिब देखा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तसर कयाम करने के बाद एवन फील्ड में अब वो अमेरिका रवाना हुए और मियाँ साहब ने वजीर आजम के हवाले उनसे कहा कि मियाँ साहब आप वजीर आजम क्यों नहीं है बने। सहाफी ने यह सवाल किया, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि इसमें जो है वो तमाम चीजें चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। उनकी कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की गई तो इस पे भी उनका कहना था कि मैं चंद दिन के बाद वापस आऊंगा, फिर मैं तमाम तर तफसीलात बताऊंगा। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए कुछ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी एवन फील्ड पहुंचे। नवाज शरीफ एक हफ्ते के लिए अमरीका जो है वो गए हैं, वहां पे वो कयाम करेंगे, उसके बाद वो लंदन वापस आएंगे। फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो भी लंदन जाएंगी। फिर यूरोप का एक जो है वो टूर प्लान किया गया, वो किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ किसानों के हवाले से मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने कहा कि किसान गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, अमली काम करने से हालात बदलते हैं। फितना अब खत्म हो रहा है, जिलाओ घिराव करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे किसान भाई हैं। किसान कार्ड की लॉन्च पर सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन पर वज़रा से ज्यादा खुद मेहनत करती हूँ। किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मरियम नवाज साहबा ने यह बात की। और इसके साथ साथ एडअप करेंगे फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि 517वीं बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो चुका हूं। क्या हम लोग दहशतगर्द हैं? क्या हमें वोट देने वाले लोग जो हैं वो हम दहशतगर्दों को वोट दे रहे हैं? दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई भी सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नहीं कर रही है, कोई प्लान नहीं है। और बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा को उन्होंने अपील की है कि वो भी सियासत में कदम रख लें। इन तमाम तफसीलात पे बात करेंगे। एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं वारिस रजा साहब। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ मुकीम अहमद साहब हैं। मुकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें 30 मुकदमा जो है वो समाअत उन पे मुकर्रर हुई, पहले चीफ जस्टिस मौजूदा, और 6 मुकदमात को जो है वो मुख्तलिफ बिना पर मुलतवी किया गया। देखिए, ये अगर उसूली तौर से देखा जाए तो और वैसे भी जमहूरी हवालों से ये एक अच्छी इब्तिदा है कि कोई भी चीफ जस्टिस हो उसको पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए। ये अच्छी बात है।
यानी चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की। और मैं ये समझता हूँ कि इसका चेहरा जो है ना जस्टिस काज़ी फाइज ईशा को जाता है। इन्होंने ये रवायत कायम की, बंदियाल और आपके गुलजार और शाकिर निशात तो सत्यानाश कर ही चुके। तो बहरहाल अगर ये रवायत यहया आफरीदी ने बरकरार रखी है तो ये एक नेक शगुन है और अच्छी बात है। और बाकी ये कि ठीक है, फुल कोर्ट में जजेस बैठते हैं, उनका नुक्ता नजर होता है, और नुक्ता नजर अलहदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है आपस में इस तरह से नुक्ता नजर भी होता है, कंसेंसस भी बनता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको पता है क्यों ऐसा समझ रखा है कि जैसे कि चूंकि बुनियादी तौर से हमारे यहाँ अभी तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जहन बने नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत की बहन साथी हुई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां हमारी जात से लेकर और समाज में फैल चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, अच्छी इब्तिदा है। शाह साहब भी इसमें शरीक हुए, चाहे वर्चुअल कॉल के जरिए शरीक हुए, लेकिन बहरहाल एक अच्छी इब्तिदा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा ये सिलसिला जो है तमाम जो थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे भी बचके के जो नजर आते थे, जो हमारे सामने लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, तो वो भी मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट काफी यानी ये कि स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रेंथन भी होगी और स्मूथ हो जाए। अच्छा वारिस साहब, जी वारिस साहब, बैरिस्टर गोहर खान साहब कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो न्यू आए हैं उन्होंने कहा कि वो अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं बस ठीक है, देखिए गैर जानिबदाराना तरीके से सॉर्ट आउट करने की जो ख्वाहिश है तो वो तो सबकी होती है और सबसे उम्मीदें लगा देते हैं। फिर जो है ना खासतौर से देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात रख रहा हूँ आपके सामने कि हमारे पीसीआई का ये रुझान रहा है कि वो अपनी पसंद की चीजों को जो है ना वो तो बहुत बड़े बड़े कर, और जहाँ उसके नाज नखरे ना उठाए जाए तो वो फौरन उसके मुखालिफ हो जाती है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि यानी वो पीटीआई के अफराद खुद पीटीआई के कोई गौहर साहब को तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई जो है वो राजा साहब को तनकीद का, यानी आपस में भी ये ऐसा मिजाज बन गया है। मैं तो ये बड़ा फिक्रमंद हो गया हूँ कि ये समाज में किस किस्म के लोग पैदा कर रही है। ये सियासी कारकुनान तो नहीं है, आपस में कोई शेर अफजल के खिलाफ है, शेर अफजल उनके खिलाफ है। आज आप अंदाजा कीजिए ये फवाद चौधरी साहब कह रहे थे सुबह जो है ना जेल लगा के बालों में आ जाते हैं और कुछ फैसला साजी का कोई हुनर ही नहीं जानते, सियासतदान है ही नहीं। आपने देखिए थे इसका उसने राजा साहब को जो है ना सलमान राजा साहब उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और तो बात यह है कि ये जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक है। और पीटीआई ने जो एक ये कल्चर बनाया है तो ये उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हमजा उनके अपने शफों में जो है वो दरारें पड़ रही हैं और कमजोर हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बराए मेहरबानी पीटीआई के जो थोड़े बहुत संजीदा बच्चे, अब वो तो खैर संजीदगी पीटीआई में है ही नहीं, या सियासी संजीदगी है या समाजी संजीदगी है, और अगर थोड़ी बहुत किसी में है तो कम से कम इसको बचा लें, नहीं तो ये सारा निजाम जो है पीटीआई का तो निजाम का, लेकिन हमारा समाज बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाए। जी मुकीम साहब आपका क्या नुक्ता नजर होगा, आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? शुरुआत करा रही हैं, उन्होंने ऑन बोर्ड करने की कोशिश भी की है, अपना विजन भी बता दिया और खास तौर पे जल्द पाया जाने पर अपनी एक विजन दी जिसमें उन्होंने पैरामीटर्स भी तय किए
तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी इदारे को हेड करते हैं तो आपकी जो सोच है या इदारे को आगे कैसे लेके चलना है वो कोलीग्स के साथ करनी है, तो ये तो खुश बात है। लेकिन जहाँ पे जजेस को मलाइन करने की बात है, फैसले से आप इख्तलाफ किसी के भी कर सकते हैं, लेकिन जिस बुरे से हम जाने वाले को रगेदते हैं और आने वाले को महात्मा बनाते हैं, ये रवैया जो है किसी तरह भी मस्बत नहीं कहा जा सकता। इसको किसी तरह भी पॉजिटिविटी की तरफ कदम नहीं कहा जा सकता। इसको किसी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम सही तौर पर चीजों को देख रहे हैं या जो हमारा एनालिसिस है वो गैर जानिबदाराना है। किसी के खिलाफ फैसला आ जाए तो वो जज के घर तक पहुंच जाते हैं, उसकी खलबतगाह और जलबतगाह को कहीं पनाह नहीं मिलती। तो ये बड़ा अलमिया है कि हम हर मकबूल आदमी के, हर कामयाब आदमी के, हर बड़े ओहदे वाले के या उसके खिलाफ होंगे या उसके इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये अपनी पोस्ट से उतरे और हम अपना गुबार निकालें। हमेशा होता है जो जर्नल रिटायर हुए उनको लोगों ने दूसरे ममालिक तक पीछा किया, जो जज पसंद नहीं आए उनके साथ भी यही रवैया रखा गया, बाकी इदारों के साथ भी यही कुछ है। हालांकि DGISI जो हैं वो भी इसी तरह अब पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ रहे हैं। मैं उनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, ना मैं किसी का तर्जुमान हूं, लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी खत्म होती जा रही है और हर आदमी जो अपनी नेगेटिविटी है वो बाहर निकालने के चक्कर में तैयार बैठा होता है कि कब कोई शिकार हमारे आगे से गुजरे और हम उसको मुरीद इल्जाम ठहरा दें किसी चीज के लिए, या अपनी जो नापसंदीदगी है उसका इजहार उस दर्जे पे जाके कर दें जो कभी किसी ने ना देखा है ना सोचा है। अच्छा, वारिस साहब किस तरह से देखते हैं मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का जिक्र जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी 26वीं के पीछे थी, आगे 27वीं आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हुई है आज दोपहर में, और डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे जो PTI वालों ने उसमें शिरकत कर आमादगी जाहिर की। तो बहरहाल अब जाहिर है कि उनमें आपस में भी ये फिर होता रहेगा, जो हम देखते रहते हैं कि जो एक आमादगी जाहिर करता है तो दूसरा उसकी मुखालफत करता है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी 27वीं आईनी तरमीम में ये इतनी जल्दी करेंगे नहीं। यानी ठीक है, इन्होंने एक तरीके से लोगों को बता दिया है ताकि वो जो है ना उसमें मैं जाऊंगा अभी इसको लेने। अच्छा, पीछे में भी वो रखी है जरा, तो वो जो है ना इसमें ये था कि उसमें एक अच्छी बात है। दूसरी है कि मैं ये समझता हूँ कि 27वीं तरमीम जो है ना वो अभी आएगी नहीं, और ये इंतजार कर रहे हैं 26वीं तरमीम के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या उसके हवाले से जो एक अभी तक चीजें गर्द कमी नहीं है, तो ये गर्द थमने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये उसके बाद जब चीजें बेहतर हो जाएंगी या लोगों ने 26वीं तरमीम को कबूल कर लेंगे और आईनी बेंचेस बन जाएंगी, उसके बाद कहीं ये जो है ना मेरे ख्याल में इसको ये 2025 तक लेके जाएंगे ये। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर तक ये हो जाएगा, इसलिए कि वैसे मैं इस पर जाना फजल रहमान साहब और दीगर अफराद अभी से दिखा रहे हैं, तो जाहिर है वो सारी चीजें उनको देखते हुए 27वीं तरमीम लाएंगे। और अब बेसिकली 27वीं तरमीम बुनियादी तौर से जो है ना दो जमातों की वजह से लाई जा रही है। इसमें एमक्यूएम का एक मुतालबा है कि यानी जो हुकूमतें होती हैं, मकामी हुकूमतें, उनके फंड्स जो है ना वो ऐसे रिलीज किए जाए जैसे कि NFC अवार्ड है, वो इस तरीके से फंड्स चाहते हैं। ठीक है ना, एक तो वो अमेंडमेंट है, दूसरा पख्तूनख्वा की अमेंडमेंट है, ANP अमेंडमेंट है,
और दो तीन और चीजें इसमें वजाहत, यानी 26वीं आईनी तरमीम की मजीद कुछ वजाहतें इसमें आ जाएंगी। तो बात ये कि हमारे ये यूट्यूबर हजरात जो चिल्लाते रहते हैं या शोर मचाते रहते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो मेरे ख्याल में ये एक हिजान किसी कैफियत पैदा करने का जवाब जरूर बनता है, लेकिन एक स्मूथली चीजों को चलाने का जो है ना हमें रास्ता वो नहीं आने देती। तो मेरे ख्याल में उससे लोगों को परहेज करना चाहिए। तो 27वीं तरमीम मेरा अपना ख्याल ये है कि नवंबर के से कहीं शुरू होगी तो दिसंबर जनवरी तक ये सिलसिला जा सकता है। जी मुकीम साहब, 26वीं के बाद 27वीं तरमीम का तज़किरा शुरू हो चुका है, और क्या देखते हैं, किस तरह से समझते हैं कि ये मामला, और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है वो भी इसमें हाथ मिला रही है? देखिए, अब इस दो इसके एलिमेंट हो गए। एक तो आपने ये पीटीआई के हाथ मिलाने की बात कर दी कि उन्होंने वो जुडिशियल काउंसिल में जो 13 रुकनी बन रही है उसमें बैठने का फैसला, उनको समझ आ कि बॉयकॉट करके कुछ हासिल नहीं होगा, कि वो आपका वोट वहां पे काउंट होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप एतराज दाखिल कर सकते हैं, दूसरी के अरकान के साथ अलायंस बना सकते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी एक एक आदमी का नाम जैसे डिस्कस हो रहा है या एक एक केस जो उनके पास आ रहा है, वो केस बेसिस के ऊपर दूसरी पार्टियों की रजामंदी भी हासिल कर सकते हैं और अपनी गैर रजामंदी भी जाहिर कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि बाइकआउट कर बाहर बैठ के आप कैमरों के सामने शोर तो मचा लेंगे, पर उसका वेटेज क्या होगा। दूसरा, ये 27वीं तरमीम की अभी से बात शुरू हो गई है, ये ख्वाहिश तो है पीपल्स पार्टी को कभी हजम होगा कि एमकेएम को विफाक से डायरेक्ट फंड्स जाएं सूबाई हुकूमत को पास करके, और फिर उनके नाम है वो एमएनए और एमपीएस को आंखें दिखाएं, वजीर आला और गवर्नर को खातिर में ना लाएं, तो सियासी तौर पे तो पीपल्स पार्टी को ये हजम नहीं होता। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वो मुल्क से तशरीफ ले गए, तो आपका ख्याल है कि मियां साहब की गैर मौजूदगी में 27वीं का बिल लाया जा सकेगा और मंजूरी मिल जाएगी या हुआ कर लेंगे? ये एक एलिमेंट है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कोई बहुत जल्द ये आना मुश्किल है। और अभी ये जो के आफ्टर शॉक्स हैं ना, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि क्या पलादी उठ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस या आफरीदी आईनी अदालत की सरबराही भी अपने पास रखेंगे, एक उस पे हुकूमत को परेशानी है, और क्या वो मंसूर अली शाह को उसका चीफ नॉमिनेट कर देते हैं। गवर्नमेंट को यही मंजूर नहीं है। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, वो कह रहे हैं जी तीनों सीनियर्स को छोड़ के बाकियों को पूछें। अब प्रॉब्लम फिर वही हो गई है कि वो पसंद नापसंद इतनी गहरी होती जा रही है कि जो कभी हमने देखी न सुनी, कि अपॉइंटमेंट से पहले ही वो साडा बंदा और ड्यूरिंग द सर्विस उसमें फिर एक फैसला उसने किसी के हक में दिया तो वो उसको ये लेबल लग जाएगा, किसी के हक में दे दिया तो दूसरा उसको मलाइन करना शुरू कर देगा। अब वो अदलिया की जानिबदारी भी मुतासिर हो रही है, जजेस के कैरियर भी इसी चक्कर में बर्बाद भी हुए हैं कि बिला वजह आप किसी को वक्त से पहले किसी के साथ लेबल कर दें, ब्रैकेट कर दें या किसी के साथ कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो अपॉइंटमेंट के वक्त हर आदमी सोचेगा कि भाई नहीं ये तो हमारा आदमी नहीं है। तो ये बड़ी ज्यादती है इस तरह की फिजा पैदा करना कि जहां फिर मेरिट के ऊपर बात नहीं हो रही, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी पर हो रही है। हमारे यहाँ हर दफा यही आर्गूमेंट आता है कि जी वो अमेरिका में जजेस की तकर्री जो है वो कांग्रेस में डिस्कस होती है, तो अरकान हमारे पार्लियामेंट वालों के पेट में दर्द था कि हमें नहीं पूछते, आप जज लगा लेते हो। पहले जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी बार से, और चेंबर्स के जो वकला थे और पार्टनर्स थे वो अपॉइंट होते रहे हैं। अब उसमें भी लाजमी बात है कि पसंदीदगी नापसंदीदगी और अपॉइंटमेंट की टाइमिंग और तारीख पैदाइश, ये सारे एलिमेंट सामने रखते हुए बाकायदा शतरंज की बिसात
बिछाई जाती थी। अब अरकान पार्लियामेंट को जनाब राजी रखना पड़ेगा कि भाई साहब हमें जज बनाएं, या हमारे पार्टनर को, हमारे चेंबर के पार्टनर को जज बनाएं, हम आपके हम वक्त ताबेदार रहेंगे। तो ये इस चीज को कैसे रोका जाए? जैसे असल मकसद तो अवाम के जो पेंडिंग केसेस हैं उसके लिए ये मामलात किए जा रहे हैं कि अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो केसेस बरसों पुराने पड़े रहते हैं उसमें गैप ना आए, वो जो लूप होल है उसको ख़त्म किया जाए और प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो सके अदालतों में, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में जाके काउंट की जाएं। नहीं, बातें तो सारी यही कहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं, अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा, तेज रफ्तार केसेस में। कभी कुछ नहीं हुआ, सब ड्रामेबाजी है। अब आप बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां ये जजेस गुजारने बाहर क्यों जाते हैं? इस 26 आईनी तरमीम में ये क्यों नहीं अमेंडमेंट ले आए कि जजेस की ये गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती हैं, बाकी मुलाजमीन की तरह ये भी पूरा वक्त काम करें। पुराने वक्त में क्योंकि वो गोरे जज आते थे लंदन से अदालतों में फैसले करने, तो वो तो यहाँ क्लाइमेट से यूज टू नहीं थे, तो वो गर्मी गुजारने अपने मुल्क या ठंडे इलाकों में चले जाते थे। अब इन चीज की तकलीफ है। अच्छा, फिर ये है कि 2 इंट्रा कोर्ट अपील जो हैं उनको खत्म किया जा सकता है बड़ी आसानी से, कि ताकि फास्ट ट्रैक हो जाए और जल्द से जल्द मुकदमात का खात्मा हो जाए। एक तजवीज और दे वो ये है कि जिस तरह दीगर ममालिक में है कि जिस वक्त केस का फैसला सेटल होता है, जब फैसला देता है साथ ही हारने वाले को जीतने वाले के मुकदमे के खर्चात, वकीलों की फीस और अदालती खर्चा भी देना पड़ता है। उसके नतीजे में ये झूठी जो दरखास्तबाजी है और ये जो झूठे मुकदमात वाला काम है वो खत्म हो जाता है कि आपको पता है कि केस और पेनल्टी भी पड़ेगी और जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, तो सबको आराम आ जाता है। अब वो नहीं कि उल्टा बस ये कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट में अपील की फीस 50,000 से बढ़ा के 10 लाख कर दी। अल्लाह अल्लाह खैर, ये कौन सा तरीका है जो मेरी समझ से बालातर है? इसमें अब कहां से भला हो गया? फिर निचली जो अदलिया है। अच्छा मुकीम साहब, मतलब मैं और आप या हम पाकिस्तानी शहरी आम लोग, हम जो हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहें तो उसकी फीस 10 लाख पहले जमा करवानी पड़ेगी? जी जी जी, ठीक। तो यही हुआ ना, ये मतलब हाँ उधर का रुख कोई नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, डर के मारे कि भाई 10 लाख कहां से लाऊं। गंजी फिर तो आसान, मुकीम साहब फिर तो आसानी हो गई, केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर वन डायरेक्शन में तो रिजल्ट निकल आएगा ना, तो फिर केस खुद जो है वो मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे, फाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी, केसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है सर, 16 लाख से ज्यादा केसेस हैं, 60,000 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं। आज भी प्री पार्टीशन के केसेस अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो जायदादों के केसेस हैं। ये 7 से 10 साल अपील में नहीं जाते। तो यार वो गरीब को हमने बनाया हुआ है वतीरा कि अल्लाह ना करे कि बस जिसको आपने रुला रुला के मारना हो ना, उसको अदालत और कचहरी का रास्ता दिखा दें। और बस ये इसीलिए तो लोग पंचायतों में जाते हैं, ये जागीरदारों के पास बात के फैसले के लिए जाते हैं, सरदारों के पैर पकड़ते हैं, जी चौधरियों के डेरों पे जाके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि जी हमारा ये मसला है और वो मसला है। उन्हें पता है कि यहाँ इसने अभी फैसला करना है, अभी या तो कब्जा दिलवा देगा या पैसे लेके इसको किसी किनारे लगा देगा। इसके कि 20-25 साल वहां जो हम जलील होंगे सुबह शाम अदालतों में, तो यही जो है वो दे दिला के और रो पीट के जान छोड़ा लो, निपट जाएगा। वारिस साहब, मुकीम साहब ने जिस तरह से बात की कि ये चीजें इसमें शामिल करनी चाहिए थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये मुकीम साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ असल में 77 बरस में इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है, खासतौर से अदलिया में।
और खासतौर से जो 3 से 4 मार्शल ने हमारा अदलिया का जो खाना खराब किया, तो उसमें असल में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि वो बड़ी कमजोर है, और वो कमजोर होने के साथ साथ हमारी सियासी जमातें अभी तक मुकम्मल तौर से अपने अंदर जो है ना जमहूरियत नहीं ला सकी है, ठीक है ना। तो ये असल में ये सारा बतदरीज एक अमल है। अब ये समझने के मुकीम साहब की बात से मैं इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने तौर से मेरा एनालिसिस ये है कि असल में देखा जाए तो 2024 से हमने शायद के एक अहद किया है, अहद कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये अहद ही हो और इस पर अमल भी हो जाए कि हम एक बतदरीज एक समाज, जमहूरी समाज बनाने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तो ये दुआ है कि ये कोशिशें वालिद साहब इसके बाद भी कोई तरमीम जो है वो देख रहे हैं आती हुई। आपने जमहूरी जो है वो समाज का नाम लिया तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। नहीं, जरूरी है। देखें, समाज की तरतीब के लिए आपको आइन में तरमीम तो करनी पड़ेगी। कुछ बड़ी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर देख रहे हैं। नहीं, अभी तो उन्होंने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना, देखिए वज़ीर कानून ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही और ये गुरेज किया जाए अफवाहों से, हमारी कोई इस किस्म की जो है ना चीजें अभी हमारी ज़ेरे गौर नहीं। तो यकीनन वो लाएंगे और लाना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि इससे स्ट्रेंथन होता है आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम, आपके मजबूत होती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है ना, देखिए पार्लियामेंट ने ही असल में देखिए इख्तिलाफ नुक्ते नजर का है। यानी आप मुझे ये बताइए कि हमारे पीटीआई मुसलसल ये कहती रही 26वीं आईनी तरमीम में कि ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है, और जो अदलिया ने तय कर दिया है वही होना चाहिए, यानी प्यूनी जज जो है ना उसी को चीफ जस्टिस होना चाहिए, ये उनका प्ली था। लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं आ रहे कि भाई पार्लियामेंट का ये इख्तियार है, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं जो कि जजेस अपॉइंट करती हैं। जहाँ मुकीम साहब बैठे हुए हैं वहां पर भी ये सिलसिला है। अमेरिका में तो बाकायदा जज की खाल उधेड़ देते हैं, बाकायदा उससे 6 यानी 7 मीटिंग्स जो है ना उसका इंटरव्यू चलता रहता है। तो बात ये है कि पार्लियामेंट को जो है ना आप मजबूत बना देंगे तो हो सकता है। क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जमहूरी तालीम पहले होनी चाहिए थी या फिर जमहूरियत का असूल? नहीं, जमहूरी तालीम जमहूरियत के उसूल के साथ जुड़ा हुआ है ना। देखिए, जब जमहूरी उसूल पर आप चलेंगे तो जमहूरी तालीम आपको लेनी पड़ेगी, यानी आपको जमहूरियत का माइंडसेट बनाना लेकिन जो पड़ेगा। मुकीम साहब बात कर रहे हैं वो तो फिर जाती मफादात के लिए ही जमहूरियत इस्तेमाल की जाएगी, जमहूरी तालीम। ये बहुत देखें हमजा, ये मुकीम साहब से बड़ी माजरत के साथ ये बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। इसलिए नहीं चल सकता कि ये नस्ल जो है ना, यानी हमजा वाली नस्ल या मेरे बच्चों वाली नस्ल, ये अब ज्यादा आपको वक्त देगी नहीं। ये तमाम इदारे, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टियां हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो ये बिल्कुल इस बात से अवेयर नहीं है। तो अवेयर हो जाए कि अब हमारी नस्ल उनको बहुत ज्यादा टाइम, जैसे कि मुकीम साहब की या मेरी नस्ल ने दे दिया, तो अब वो नहीं देगी। लिहाजा आपको अल्टीमेटली इस जमाने के इर्तिका के साथ साथ चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो समाज आपका अबतरी की तरफ चला जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, कोई वैल्यूज यहाँ नहीं रहेंगी। वालिद साहब, सम अप करते हुए आखिर में आपसे और मुकीम साहब से भी जानना चाहूंगा, टाइम चूंकि कम है, किसानों के हवाले से मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जनाब सबसे ज्यादा तो मैं सोचती हूँ किसानों के बारे में जो कहा गया आड़तियों की और बीच में जो मुनाफाखोर लोग हैं उनकी वजह से गंदम जो है वो खरीदारी में मुश्किलात हुई, तो किसान कार्ड जो है वो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए।
देखिए, ये कहने को तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, अच्छी बात है कि भाई आपको किसानों का बड़ा ख्याल है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आदाद और शुमार इकट्ठा किए जाए तो उसके एतबार से क्या वाकयातन जो किसान है उसको उसका जो मेहनत का अजर है वो मिल रहा है या वो आड़ती और जागीरदार खा रहा है, ये है बुनियादी सवाल। तो किसान को एक्सप्लॉइट करके, किसान की गुर्बत को एक्सप्लॉइट करके और उसकी किसान कमेटी कायम करके तो ये मसले हल नहीं होते। इसके लिए आपको लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगी। जब तक आप लैंड रिफॉर्म नहीं करते, और लैंड रिफॉर्म का बिल 1977 से आपके असेंबली में 77 नहीं बल्कि 75 से पास हुआ है। शेख हसीन सीनियर ने वो लैंड रिफॉर्म का बिल पास किया था, आप आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होगी तो ये आरती भी पैदा होते रहेंगे, जो ये कह रही है ना कि आरती खा जाते हैं या मिडिलमैन खा जाते हैं या जागीरदार बैठा हुआ खा रहा है। तो भाई वो आरती सिस्टम उस वक्त खत्म होगा जब किसान लैंड रिफॉर्म होगा और किसान अपनी जमीन। अच्छा वारिद साहब, मैं एक चीज समझने से कासिर हूं कि अगर अपने मकामी किसानों से गंदम खरीदी जाए तो रोटी सस्ती बेची जा सकती है या फिर गंदम बाहर से मंगवा के रोटी सस्ती दी जा सकती है? नहीं, अब हमने इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया। बात यह है कि किसान के पास जमीन कहाँ है? नहीं, जो वारिद साहब, जो किसानों के पास जमीन थी उन्होंने फसल काश्त की, उनकी फसल जो है वो इस दामों में खरीदने की कोशिश की गई कि वो किसान जो है वो उसको उसके अखराजात भी पूरे ना मिल सके। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, किसानों के पास जमीन नहीं है, सारे जागीरदार किसानों को, आरतियों को इस्तेमाल करते हैं। जमीनें तो उनकी हैं, किसान तो उन पर मेहनत करके उनकी काश्त को उगाता है या काश्त करता है। बात यह है कि किसानों के पास, मैं बार बार यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म का मतलब यह है कि आप जागीरदारों से जमीन लेकर किसानों में तकसीम करेंगे। जब किसानों में तकसीम करेंगे और जो वो किसान की मिल्कियत हो जाएगी तो किसानों से जब आप खरीदेंगे फिर हुकूमत गंदम खरीद लेगी या क्यों खरीदेगी? और क्योंकि उन्हीं की हुकूमत, उन्हीं की जमीन होगी, वही काश्तकार होंगे, वही बेचने वाले होंगे, दरमियान में कोई होगा ही नहीं। और रेट जो है, रेट भी उसी तरह से जो है वो मुकर्रर करदा होगा या फिर रेट डाउन कर दिया जाएगा? नहीं, यकीनन रेट भी डाउन होगा। इसलिए डाउन होगा रेट कि जब जमीन का मालिक ही किसान बन जाएगा। देखिए, इस वक्त जमीन का मालिक किसान नहीं है। किसान जो है ना वो जागीरदारों की, वडेरों की, सरदारों की जमीनों पर काश्त करके मुलाजिम है एक तरीके से। वो मुलाजिम से आप क्या बार्गेन करेंगे? ठीक, मुलाजिम को क्या फायदा या नुकसान पहुंचाएंगे? ये मुलाजिम किसान के नाम पर जागीरदार और जो वडेरा जो है वो किसान को एक्सप्लॉइट कर ठीक है। मैं आपसे ठीक है वारिद साहब, मुकीम साहब, गंदम जो है वो बाहर से मंगवाई जाती है, मिसाल के तौर पे कि वो 4000 में मंगवाई जाती है और मकामी किसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 2200, 2700, 2500 में दे दे। तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रोटी जो है वो पाकिस्तान के अवाम को सस्ती दी जाए, ये प्रायोरिटी थी, इस वजह से किसान से गंदम नहीं खरीदी जा सकी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी वो माफियाज के कंट्रोल में है। जहाँ ये फ्लोर मिल माफिया है, शुगर मिल माफिया है, टोबैको माफिया है, कार्टेल हैं, सीमेंट का है, खाद का है, फिर ये चीज वाला माफिया खूनचूस किस्म का। बिजली किसान को सस्ती नहीं मिलती, पानी की कमी वैसे हो रही है, बीज उन तक पहुंच नहीं पाता, गलत और मिलावट ज्यादा और फफूंदी लगे हुए बीज जो हैं वो पता नहीं कहां से ये मंगा लेते हैं और उन गरीबों को थमा देते हैं। और फिर आपको कर रहा होता है कि जी वो पैदावार जो है ना बड़ी जबरदस्त बम्पर क्रॉप होनी चाहिए। बम्पर क्रॉप कहां से आएगी?
अच्छा, फिर उसको वो जो सरकारी एहलकार जलील करते हैं, वो बारदाना उसे कहते हैं कि जिस वक्त आपने महकमा ज़राअत को या जिस भी डिपार्टमेंट ने खरीदारी करनी है, वो आपको बारदाना ही नहीं देते, जिसकी कोई सियासी वो यानी पावर ना हो, या जिसके ऊपर बड़े भाई का हाथ ना हो, दस्ते शफ़क़त के बगैर जो है वो फल नहीं मिलता। तो ये और फिर ये है कि वो गन्ना लगा लें तो शुगर मिल वाले उस पर या कटौती कर लेंगे उसके वजन के ऊपर, या रेट कम देंगे, या रेट तय कर लेंगे, तो अदायगी नहीं करेंगे। अदायगियां भी, बहुत सारी अदायगियां भी जो है वो भी पेंडिंग, अभी भी बहुत सारी जगहों पे इसी तरीके से सिलसिला है। ऑलवेज द केस। अब उसमें मर जाता है वो कमजोर और बेबस छोटा किसान, जिसकी जमीन होगी और वो अपना मुश्किल से घर बार चला रहा होता है। मजे कर वो बड़े जागीरदार के जिनकी सियासी अप्रोच भी है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी दाखिल हो जाते हैं, या उनकी औलादें शामिल हो जाती हैं, या आर्मी में उनकी पावर है, ताल्लुक है, कोई नेटवर्किंग है, तो ये और इसी तरह फिर वो शुगर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अभी फिर हमारे यहाँ से की जा रही है और अगले सीजन में आपको बताएंगे जी गन्ना कम हुआ है और अब ये है कि बाहर से मंगाओ। ये खेल सारी उम्र हमने देखा है कि वो पहले इकट्ठी कर लेंगे, उसको बाहर डॉलर कमा लेंगे और उसके बाद फिर 3 या 4 महीने के बाद वहां से फिर वापस मंगाएंगे और पेमेंट करेंगे और बीच में मिडलमैन कमीशन लेगा और बाहर से आने वाले वो डॉलरों में माला माल हो जाएंगे। ये इस किस्म की शोबदाबाजी हमेशा होती आई है और ये हुकूमतें बस इसी तरह बयानबाजी करती रहती हैं। हर हुक्मरान ने हमें इसी तरह लॉलीपॉप दिया कि ये कार्ड, वो कार्ड, ये सहूलत, वो सहूलत। वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होते नहीं है, उसमें इतना दमखम नहीं होता प्रोजेक्ट में कि वो अपना खर्चा भी पूरा कर ले या ब्रेक पॉइंट पे ही आ जाए। ये इसी तरह वो टेन्योर पूरा करके हला कि जी बस वो टिकट चल गए। मतलब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे, किसान जो है उनसे गंदुम जो है वो कम रेट पे खरीद रही थी हुकूमत वक्त, और अब किसान जो है वो इस बात पे बाजिद हो चुके हैं कि हम गंदुम की फसल जो है अपनी जरूरत के मुताबिक काश्त करेंगे, इससे ज्यादा काश्त नहीं करेंगे। तो मतलब आने वाले वक्त में फिर ये देखा जाएगा कि किसान जो है उन्होंने गंदुम कम काश्त की है, पाकिस्तान को गंदुम दरकार है और फिर महंगे दामों में दोबारा से गंदुम जो है वो मंगवानी पड़ जाएगी। ये हमेशा ऐसे हुआ है ना कि जिस अगर आपको फसल का रेट सही नहीं मिलता तो किसान उसकी बुआई नहीं करता। और वो क्यों करेगा? मतलब अगर उसको लॉस हो जाता है तो आप नहीं करते। पिछले साल मतलब इंडिया में टमाटर की प्राइस बहुत कम थी तो वो किसानों ने लाके जनाब सड़कों पे ट्रकों के नीचे कुचल दिए, लेकिन ना बेचे और ना दिए और ना वो उसका कुछ कर सकते थे। उन्होंने बतौर एहतजाज बस वेस्ट कर उसको तो इसी तरह फिर दोबारा हम नहीं लगाएंगे या अगले साल नहीं लगाएंगे। तो ये होता है। वो भैया कि कोई स्कीम और उसको और कॉन्स्टेंटली नजर रखना पड़ती है, हमारी जरूरत कितनी है, हमारे पास स्टॉक कितना है, हम 4 या 6 महीने में कितना इस्तेमाल कर लेंगे और क्या उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है। अब टमाटर को तो नहीं आप कोई 2 महीने रख सकते। अच्छा मुकीम साहब, वक्त चूंकि खत्म हो गया, जाते जाते सादा सा सवाल था, उसका जवाब अगर दे दीजिए कि मकामी किसानों से गंदुम खरीद के रोटी सस्ती मिल सकती है या बाहर से मंगवा के? देखिए जी, पहली प्रायोरिटी हमारा किसान बाहर से मंगवा कर कैसे सस्ती हो सकती? बाहर से मंगवा के सस्ती मिल सकती है? नहीं, यहाँ के किसानों को आप जो है ना जब तक मराहत नहीं देंगे, उनसे सस्ती जो है गंदम नहीं खरीदेंगे, उस वक्त तक सस्ती रोटी कैसे होगी? नहीं हो सकती। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ के किसानों को प्रमोट करना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब, मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले फुल कोर्ट इजलास की सरबराही की
और इजलास में तमाम चीजें जो हैं वो ज़ेरे गौर आई, मुख्तलिफ पहलुओं पे बातचीत की गई। दूसरी जानिब मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन उस पर एनालिस्ट पैनल की गुफ्तगू आपने जानी कि उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म के भाई हैं और सदर मुस्लिम लीग नवाज हैं, नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उनके ना होते हुए 27वीं तरमीम का बिल पेश करना ये मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो उसमें चीजें 27वीं तरमीम के हवाले से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी उसमें फिक्रमंद दिखाई देगी, क्योंकि उसमें जो है वो MKM और दीगर इस तरह सूबे में एक हुकूमत के होते हुए दीगर MNA MPs जो हैं उनको भी उसमें जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से फंड्स और दीगर चीज़ें सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी फिक्रमंद नजर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जो है वो तश्कील करने का कहा है और 13 लोग इसमें शामिल किए जा रहे हैं इस कमेटी में। उस कमेटी के थ्रू वो इसमें पार्टिसिपेट तो करने के लिए जो है वो रजामंद सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि जैसे एनालिस्ट पैनल की जानिब से कहा गया कि माजी में उन्होंने देखा कि उनके पास 26वीं तरमीम में बाइकआउट करके कुछ हिस्से नहीं आया, तो इसमें कम अज कम वो जो है वो चीज़ों से इतफाक और इन चीज़ों से डिनाई कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती, तो वो उसमें एक्सक्लूड करवाई जा सकती हैं चीज़ें। दूसरी जानिब लास्ट पे किसानों के हवाले से बात की गई, तो किसानों के हवाले से मरियम नवाज साहबा ने जो आज खिताब किया, किसान कार्ड स्कीम का जो है वो ये इफ्तिताह किया गया, इफ्तिताही तकरीब थी हाफिजाबाद में। उन्होंने कहा कि किसान जो है वो मेरे आज के मेहमान खुसूसी हैं। तो उसमें दूसरी जानिब ये कि किसानों की गंदुम जो है वो देखा हमने पिछले महीनों में कि उनसे नहीं उस दामों में खरीदी जा रही थी, किसान परेशान हाल दिखाई दे रहा था। गंदुम जो है वो वाफर मिकदार में पाकिस्तान ने पहले से मंगवा चुका था और किसान जो है वो हर जगह पे परेशान हाल दिखाई दिया। किसानों की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर हमारी जो है वो सही दामों में गंदुम नहीं खरीदी गई तो आइंदा फिर हम गंदुम की काश जो है वो कम करेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक करेंगे। तो आया ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दोबारा से अगर किसान जो है वो गंदम कम काश करता है तो पाकिस्तान दोबारा से गंदम बाहर से मंगवाएगा, तो महंगे दामों में मंगवाएगा और रोटी जो है इसी तरह से महंगी नजर आएगी। ये फैसला अवाम के सामने होता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।